Unacademy. Let's crack it. कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए बोर्ड को के बारे में। Sir, I am Naveen, retired from Indian Air Force. In Air Force, I performed legal duties and was in charge of Air Force legal cell. Fortunately, I have been selected as a law officer in UPPC 2019 and presently posted at headquarters PWD Lucknow. I belongs to Kanpur. I am a graduate and postgraduate in law. My hobby is reading, sir. नवीन जी खुद को कंफर्टेबल कर दीजिए, पैर शेक करने की जरूरत नहीं, आराम से कंफर्टेबल हो जाए। सो आप एयरफोर्स में ऑलरेडी सर्विसेज दे चुके हैं। Yes, sir. और वर्तमान में आप जो है PWD, क्या sir. फुल फॉर्म है PWD का? Public Works Department. PWD सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल दोनों पे होता है या सिर्फ स्टेट लेवल पे होता है? सर CPWD बोलते हैं सेंटर में, सेंटर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और उत्तर प्रदेश में UPPWD, उत्तर प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कोई 5 एरियाज बताएं जहाँ पर PWD का वर्क असाइनमेंट होता है। सर PWD जनरली कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ऑल्सो जितने भी रोड्स का मेंटेनेंस होता है वो भी देखते हैं। तो और जितना यूपीडा है, जिससे जो बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं उसका भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक हाईवे है Yes. जो शहर के बीचों बीच में से निकल रहा है। यस सर। तो शहर के बीचों बीच से निकल रहा है तो वहाँ पे जो रोड लाइट का अरेंजमेंट करवाना है, क्या वो PWD के अंडर में आता है क्या? सर जो सड़कें सड़क के शहर के अंदर होती हैं वो जनरली जो या तो विकास प्राधिकरण होता है शहर का, वो मेंटेनेंस करता है, या तो नगर निगम करता है, क्योंकि उसकी एक लेंथ होती है। उस लेंथ से अगर बड़ी सड़क है तो PWD के पास जाएगी, अदरवाइज छोटी लेंथ की सड़कें होती हैं वो जो नगर निगम होता है वो करता है, या डेवलपमेंट अथॉरिटी वो करती है मेंटेनेंस। सर आपने एज ए लॉ ऑफिसर वहाँ पे क्या क्या कार्य निष्पादित किए, क्या क्या ड्यूटीज फुलफिल की है? सर जनरली एज ए लॉ ऑफिसर वहाँ 2 तरह की ड्यूटियाँ होती है हमारे पास, लीगल वेटिंग करना और लीगल ओपिनियन देना। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव टू मॉनिटर द केसेस विच आर गोइंग इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सर मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, जरा लाउडली बताएं क्या सर करते हैं? वहाँ पे जनरली सर 2 तरह की ड्यूटियाँ हमारी, मेनली 2 ड्यूटियाँ हैं। लीगल ओपिनियन देना, ड्यूटियाँ हैं, ड्यूटियाँ ये क्या शब्द होता है ड्यूटियाँ? ड्यूटीज, टू काइंड्स ऑफ ड्यूटीज सर। काइंड्स ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज, हाँ। एक होता है हमें सर लीगल ओपिनियन देना, और सेकेंड होता है सर हमें लीगल वेटिंग करना। जो भी हमारे पास पेपर्स आते हैं जो हाई कोर्ट में फाइल होते हैं, कोर्ट में फाइल होते हैं, उनका हम विधिक परीक्षण या लीगल वेटिंग करते हैं सर। इसको देते हो आप लीगल ओपिनियन? जनरली सर जो फाइलों में हमारे पास आते हैं उसमें हायर अथॉरिटी होती है, वो जो हमसे पूछती है किसी विधिक पॉइंट पे कि इसमें क्या राय हो सकती है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड्स, हाउ यू कम्युनिकेट योर लीगल ओपिनियन? थिंग्स कम इन द फाइल फ्रॉम द सेक्शंस, जैसे इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जो भी सेक्शन होते हैं वहाँ से फाइल मेरे पास आती है, फाइल में नोटिंग होती चली आती है, और नोटिंग में मेरे पास प्रकरण जब आता है तो मैं पूरे प्रकरण को फाइलों में सारी चीज़ देखता हूँ। इसके बाद उसमें जो भी विधिक पॉइंट होते हैं या विधिक पॉइंट और विवाद के बिंदु जो भी होते हैं उस पर हम अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। दैट ओपिनियन विल गोज टू द हायर फॉर्मेशन। इफ़ दे आर एग्री तो उस पर डिसीजन लेते हैं, अगर इफ़ दे आर डिसएग्री तो अपना और भी किसी से राय लेना चाहे ले सकते हैं सर। तो बेसिकली आप नोटिंग करके ही अपनी ओपिनियन कम्युनिकेट जी करते हो? जी सर, जी सर, जी सर। और नोटिंग जो है फ्रंट पेज पे कब की जाती है और बैक पेज पे कब की जाती है?
सर नोटिंग तो कंटिन्यूस में होती है, फ्रंट पेज बैक उसी की अगर नोटिंग चल रही है, नंबर होता है 1 2 3 करके, तो फ्रंट पेज को 1 करते हैं और रिवर्स वाले पेज को 2 कर देते हैं सर। ये पेज है यस सर। और अगर इस पेज में इस तरीके से मेंशन कर करा के यहाँ पे अगर नोटिंग कर रहा हूँ, इज इट करेक्ट वे ऑफ नोटिंग इन पब्लिक एजुकेशन ड्यूटीज? नहीं, इट इज़ नॉट करेक्ट सर। इट इज नॉट करेक्ट। हमें सर नोटिंग पूरे A4 साइज पेज में करनी पड़ेगी। एक्चुअली नोटिंग की नोट शीट आती है, उसमें कॉलम कटा होता है सर, उसी में हमें पूरा लिखना पड़ता है। नोटिंग में अपना ओपनिंग लिखना पड़ता है और हम आधे पेज में नहीं करेंगे, पूरे पेज में। हेडिंग क्या होती है उस नोट शीट की? सर टिप्पणी, हिंदी में टिप्पणी बोलते हैं जनरली, उसे नोट बोलते हैं। नोट एन करके एन 1 2 करके ऐसे था, कहीं कहीं टिप्पणी लिखते हैं सर। हिंदी में टिप्पणी, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में वर्क होता है सर, तो जनरली टिप्पणी लिख के बात करते हैं सर, टिप्पणी करते हैं सर। चलिए ठीक सर, प्लीज। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर मैंने ब्रह्मानंद PG कॉलेज कानपुर से लॉ किया है, और सर LLM किया है मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से सर। चौधरी चरण यूनिवर्सिटी। यस सर। ड्यूरिंग सर्विस पीरियड? यस सर। कैसे? सर यहाँ पे इवनिंग क्लासेस में करता था, और वहाँ पे जब मैं LLM करा तो मैं दिल्ली में पहुँचा, दिल्ली से क्लासेस करता था मैं। वहाँ पे दोनों जगह इवनिंग क्लासेस थी। आफ्टर डूइंग द ड्यूटी मैं वहाँ पे आ जाता चौधरी चरण में इवनिंग क्लास चलती थी? था। मेरठ कॉलेज में सर इवनिंग क्लास चलती वही थी। चौधरी चरण सिंह हाँ, मेरठ कॉलेज में इवनिंग क्लास होती थी LLM की सर। LLM की इवनिंग क्लास चलती? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा। आपकी पोस्टिंग कहाँ उस वक्त थी? सर मैं उसे दिल्ली में था, उसमें दिल्ली में था। जब मैं लॉ कर रहा था तब मैं यहाँ पे कानपुर में पोस्टिंग था सर, और जब मैं वहाँ पे करा LLM करा दिल्ली में था उसमें सर। अच्छा, तो दिल्ली में थे? जी सर। दिल्ली से अप डाउन करके? हाँ सर, राइट ज्वाइन करते सर। थे? यस सर, यस सर। और जो आपने LLB किया तो वो आप कहाँ पोस्टेड थे? उसमें कानपुर में था सर मैं। कानपुर में ही पोस्टेड? यस सर, हाँ सर। अच्छा। होम टाउन भी आपका कानपुर? जी सर, जी सर। तो कानपुर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। यस सर, यस सर। कानपुर कमिश्नरेट हो गया क्या? हाँ सर। कब से हुआ है? सर ये अभी योगी सरकार आने के बाद सर, एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं है, सॉरी सर, है ना, लेकिन अभी रिसेंटली सर कुछ दिन करीब 3-4 साल हो गए हैं सर। एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है। आपकी यूपी में कितने कमिश्नरेट हैं? सर मैं सर गेस कर सकता हूँ सर, एग्जैक्ट तो नंबर नहीं है सर। कानपुर है, गाजियाबाद है, और कानपुर, गाजियाबाद, बनारस और लखनऊ, 4 या 5 जगह है सर। कानपुर फेमस किस मामले में है? सर लेदर प्रोडक्ट के लिए। लेदर? यस। लाल इमली किस लिए फेमस है? लाल इमली सर वूलन के लिए, वूलन क्लॉथ्स के लिए फेमस है। लाल इमली अब बंद है सर, इसमें क्लोज चल रही है सर इसमें। बंद हो चुकी? हाँ सर। ये चल रही है? नहीं, बंद है सर इसमें। PWD में जैसे आप लॉ अफसर के रूप में रिटायरमेंट के बाद हुए हैं कि? सर मैं एयरफोर्स में 20 साल सेवा दी है। 20 साल? हाँ, वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद फिर मैं UPPCS 2019 का बैच एग्ज़ाम दिया है, और PCS 2019 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए लॉ ऑफिसर सर। कमीशन द्वारा? जी सर। भाई कमीशन आप सिलेक्शन पाए हैं? यस सर। लॉ अफसर का उसमें निकला था क्या वैकेंसी? हाँ सर, PCS की जो वैकेंसीज होती है उससे 22-23 पोस्टें होती हैं, उसमें सर एक पोस्ट लॉ ऑफिसर की भी निकली हुई थी सर। उसमें सर 17 पोस्टें, 22 पोस्टें हैं टोटल निकली थी लॉ ऑफिसर के लिए, तो उनमें से एक में सिलेक्शन मेरा हुआ सर। तो आपने तो पूरी सेवा उसमें आर्म फोर्स में किया है? जी सर, जी सर। यहाँ तो कहते हैं बेसिकली पब्लिक टच है, पब्लिक वर्क है। यस सर, यस सर। तो यहाँ इनकन्वीनियंट तो आप नहीं महसूस करते हैं? नहीं सर, हमारा यहाँ पे लीगल का वर्क है। मैं एयरफोर्स में 7 साल लीगल में काम किया है, तो नेचर ऑफ वर्क इज़ सिमिलर, बट ये है कि यहाँ पे कोर्ट केसेस ज़्यादा है, वहाँ पे कम होते थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग भी है, वहाँ पब्लिक डीलिंग नहीं थी सर। वहाँ तो पब्लिक डीलिंग है नहीं, यहाँ पब्लिक डीलिंग है। जी सर। साथ साथ वहाँ नेचर ऑफ वर्क जो है वो आर्म फोर्स से संबंधित जी सर, जी सर। हाँ जी सर। ओपिनियन देनी रहेगी। जी सर। यहाँ तो आपको कहते हैं जनरल ओपिनियन देनी होगी, पब्लिक ओपिनियन देनी होगी। यस सर। दोनों में अंतर है ना? यस सर। तो इनकन्वीनियंस नहीं होता है? सर काम करना है सर, इनकन्वीनियंस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा काम हमारा लैंड के मैटर ज़्यादा थे, सर्विस के मैटर कम थे। यहाँ पे सर्विस के मैटर ज़्यादा है, लैंड के मैटर कम है सर। आपका इंटरेस्ट इंडियन एविडेंस एक्ट में है? यस सर। इंडियन एविडेंस एक्ट की तो स्कोप आपके ऑफिस में होगी नहीं, कोई है कोई? सर ऑफिस में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, जो कि तो कोर्ट में लागू होता है, और ऑफिस में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती सर। हाँ फिर सर। आपका इंटरेस्ट कैसे इन्वॉल्व हो गया? सर मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा तैयारी के दौरान में।
एविडेंस एक्ट में रेफरेंस मेमोरी का एक सेक्शन है। यस सर। मेमोरी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं तो अपॉर्चुनिटी दी जाती है गवाह को कि मतलब आप अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर लीजिए। यस किस सेक्शन में? सर सेक्शन 159 में रिफ्रेश ऑफ मेमोरी का प्रावधान है एविडेंसेस में, जिसमें अगर मेमोरी जो विटनेस है वो मेमोरी को लॉस कर याद नहीं कुछ आता तो उसको रिफ्रेश कराया जा सकता है सर। लीडिंग एविडेंस किस सेक्शन प्रावधान है? सर सेक्शन 140 में लीडिंग क्वेश्चंस की बात की गई है, जिसमें कि लीडिंग क्वेश्चंस में भी आस्क्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन सर। लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछे जा सकते हैं? सर क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं सर। एग्जामिनेशन चीफ को नहीं पूछे पूछे जाते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट सर। विद परमिशन। री एग्जामिनेशन में? सॉरी सर। री एग्जामिनेशन में? सर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट में भी आस्क्ड सर। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। पक्षद्रोही जानते होंगे? यस सर। पक्षद्रोही का प्रावधान किस सेक्शन में दिया है? सर सेक्शन 154 में हॉस्टाइल विटनेस की बात की गई है। जब कोई विटनेस जो विटनेस है वो अगर अपने पक्ष को बदल दे, उसके जो विटनेस लेके आया है, जो पार्टी विटनेस लेके आया है, वो अपने पक्ष को अगर बदल दे और दूसरे पक्ष में चला जाए, उसको हॉस्टाइल विटनेस बोलते हैं सर। तो दूसरे पक्ष में जाने के बाद फौजदारी के मामले में तो दूसरे पक्ष में जाने की कोई बात ही नहीं आती है। बट सर तो ये कि अपने बयान को बदल दे, ये कहा जाता है ना। नहीं सर, पक्ष में कैसे जाएगा? नहीं, जिस हमको इसको सर जो विटनेस पक्ष में जाएगा, जो विटनेस लेके आया, जो पार्टी लेके आया, जिसके विटनेस लेके आया जी सर, उसको परीक्षित कर रहा है। यस सर। और जो एफआईआर लिखाया है, एफआईआर को डिनाई कर रहा है, तो दूसरे पक्ष में थोड़ी जा रहा है वो। नहीं सर, उसने वो जो विटनेस लेके आया उसने पहले तो उसके पक्ष में गवाही दी, बाद में कुछ दिनों बाद वो उससे मुकर गया और वो दूसरे पक्ष की गवाही देने लगा सर। मैं भी कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो मुकर गया ना। हाँ सर। दूसरे पक्ष, आपने कहा दूसरे पक्ष में चला जाए तब उसको हॉस्टाइल विटनेस कहेंगे। हाँ, मुकर गया सर वो। सॉरी सर। हाँ सर, सॉरी सर। श्योरिटी बॉन्ड और पर्सनल बॉन्ड में क्या अंतर है? सर श्योरिटी बॉन्ड जो जनरली कोर्ट में दिए जाते हैं, जिसमें श्योरिटी हम देते हैं कि हम ये हम ऑफेंस नहीं करेंगे। जनरली सर कोर्ट श्योरिटी बॉन्ड मांगता है और एक बॉन्ड होता है जो कि जिसमें कि वो प्रॉमिस करता है कि हम इस तरह के कार्य दोबारा नहीं करेंगे। और पर्सनल बॉन्ड सर, जो पर्सनल बॉन्ड होते हैं हम जैसे एग्रीमेंट वगैरह जो होते हैं सर, जिस तरह के, वो पर्सनल बॉन्ड होते हैं सर। डिग्री के एग्जीक्यूशन का प्रोविज़न किस आर्डर में दिया हुआ है? सर आर्डर 21 में दिया रखा सर। और सब्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न सर किस आर्डर में है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज के बारे में सर, डिपेंडेंट सर ऑर्डर, सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसमें सर। इंजंक्शन किस ऑर्डर में दिया हुआ है? सर ऑर्डर 39 में इंजेक्शन की बात की गई है। रिसीवर, सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अपील फ्रॉम ऑर्डर, सर अपील सर ऑर्डर, जहाँ तक मैं सर अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, सर सेक्शन 104 में दे रखा है सर ऑर्डर, अपील फ्रॉम ऑर्डर सेक्शन 104 में ऑर्डर में बताइए, सेक्शन में बताइए सर। ऑर्डर में रिकॉल, ऑर्डर 41 सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, गैस कर सकता हूँ सर। ऑर्डर 41 में शायद दे रखा है अपील फ्रॉम ऑर्डर के बारे में। एग्जैक्ट सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको सर। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग किस में होता है? सर ऑर्डर 6 रूल 17 में अमेंडमेंट प्लीडिंग की बात की गई है सर। ऑर्डर 8 क्या है? सर ऑर्डर 8 सर रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बात करता है सर, रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। ऑर्डर 17, ऑर्डर 17 सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। चेक डिसऑनर के लिए सजा किस एक्ट में दिया हुआ है? सॉरी सर, थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्वेश्चन। नहीं मालूम। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया चेक डिसऑनर सर। चेक डिसऑनर सेक्शन 131 सर, एनआई एक्ट सेक्शन 131 में प्रावधान है उसके बारे में। 138 में, सॉरी 138 में प्रावधान है चेक डिसऑनर के बारे में, एनआई एक्ट सर। डिक्री और ऑर्डर में अंतर बताइए। सर डिक्री जनरली फाइनल नेचर की होती है। इट इज़ द ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द जजमेंट एंड फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन सर, डिक्री।
ऑर्डर सर, ऑर्डर फाइनल नेचर का भी हो सकता है और इंटीरिम नेचर का भी हो सकता है। ऑर्डर जनरली फाइनल नेचर के नहीं होते, जनरली एक्सेप्शनली फाइनल ऑर्डर होते हैं, फाइनल नेचर के होते हैं ऑर्डर सर। तो और डिग्री सर ऑपरेटिव पोर्शन होती है, एजुकेशन ऑफ फॉर्मल एक्सपेक्टेशन ऑफ एजुकेशन होता है सर। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मैक्सिमम कितनी सजा दे सकता है? सॉरी सर, मुझे आइडिया सर, मैं पढ़ा नहीं सर, नहीं पढ़ा नहीं सर। 304 भी 304 भी सर डॉवरी डेथ के बारे में बात करता है सर। क्या है उसमें डाउरी डेथ? सर उसमें जब किसी क्या क्या दिया हुआ इंग्रेडिएंट क्या है उसका? सब जो कोई महिला है जिससे शादी हुई है 7 साल के अंदर अगर वो अपने रिलेटिव द्वारा उसके साथ क्रूरल्टी की जाती है, उसको हरास किया जाता है फॉर द कॉज ऑफ डावरी, और उसकी अगर डेथ कॉज होती है, दैट इज कॉल्ड डावरी डेथ सर। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में अंतर बताइए। सर दोनों में डिफरेंस डिग्री का है। 299 में कल्पेबल डिफाइन कर रखा है, 300 मर्डर डिफाइन कर रखा है। दोनों में डिग्री का है और दोनों में सर जो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक में जैसे सर फर्स्ट क्लास ऑफ कल्पेबल होमिसाइड इज इक्वल टू मर्डर सर, एंड सेकेंड क्लॉज में सर एक में सर इंटेंशन टू कॉज बॉडी इंजरी, और उसमें क्या है सर उस इंटेंशन टू कॉज सच बॉडी इंजरी टू कॉज डेथ सर। और एक पे सर जैसे नॉलेज है, नॉलेज टू कॉज डेथ, उसमें नॉलेज मर्डर में नॉलेज है कि हम इस तरह की अगर हम घटना करेंगे, इस तरह का हम अगर हम इंजरी कॉज करेंगे तो सर्टेन डेथ कॉज होगी सर। सर ये 3-4 इंस्पेक्शन है। और एनडीपीएस एक्ट का फुल फॉर्म बताइए। सॉरी सर मैं सुना एनडीपीएस एक्ट का फुल फॉर्म सर, नेशनल, सॉरी सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। नवीन कुमार जी, जी सर। आप तो पीडब्ल्यूडी में हैं, जी सर। आपके कार्यालय में नेता भी खूब आते हैं हाँ सर। और वहाँ पर नेतागिरी भी होती है, यस सर। राजनीति बात होती है ना। यस सर। तो अभी ये सेशन चल रहा था यस सर। पार्लियामेंट का, यस सर। तो आपने सुना होगा कि हमारे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस यस सर। नॉमिनेट हो गए राज्यसभा के मेंबर, यस सर। और उन्होंने अभी स्पीच भी दी थी। यस सर। आपने सुना तुमको? हाँ सर, मैंने थोड़ा सुना था। उन्होंने जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई साहब राज्यसभा के जो मेंबर हैं, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी पे बात की है। उन्होंने कहा दिस थ्योरी इज़ मतलब कंफ्यूजिंग थ्योरी, मतलब वो गलत है थ्योरी, मतलब बेसिक थ्योरी को दोबारा रीडिफाइन किया जाना चाहिए, इस पर करेक्शन किया जाना चाहिए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। बट वेयर इज़ द आवर प्रेजेंट जस्टिस साहब, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इज़ नॉट एग्री विद दैट। तो उसमें सर उनका जो स्टेटमेंट है रंजन गोगोई साहब का, it is somehow it is correct because this theory is not defined anywhere. It is still confusing theory. It gives the power to the Supreme Court, ample power to the Supreme Court to interpret the basic theory when it's required, sir. When they think fit क्या कहना उसमें क्या नहीं कहना है। अब आपने कहा कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस में उसमें वो एग्री नहीं कर रहे। जी सर। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो भी बेसिक थ्योरी दी गई है, जो थ्योरी पहले थ्योरी कोई डिफाइन नहीं है, बेसिक से फैक्ट एंड सर्कम से डिपेंड कर रहा है। कोर्ट को जब लगता है बेसिस से क्या होना चाहिए, वो उस तरह से बताता है ये चीज़ बेसिस स्ट्रक्चर में है, ये चीज़ नहीं है, थ्योरी इज नॉट डिफरेंट। बट जो थ्योरी आई है इट इज़ करेक्ट, उन्होंने उसको सपोर्ट किया हुआ है उन्होंने। तो ये बताइएगा, क्या कोई एक्यूज अपने पक्ष में गवाही दे सकता है? सर कोई एक्यूज अपने फेवर में अनौतिक एविडेंस दे सकता है? सर एक्यूज्ड अपने फेवर में, क्रिमिनल में है, ये क्रिमिनल में कोई मुलजिम है तो वो अपने पक्ष में गवाही दे सकता है क्या? सर अगर एकॉम्प्लिस होता है तो वो अपने पक्ष में नहीं देता है, लेकिन जो अपने साथियों के मैं सर इसको ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, साथियों के विरोध में दे देता है, लेकिन अपने पक्ष की गवाही नहीं देता। कॉन्फेस कर सकता है अपने अपराध को। चलिए छोड़िए, इसको छोड़ दीजिएगा। आप ये बताइए, प्लीडिंग का एक पेपर रहा होगा? प्लीडिंग, हाँ सर, CPC सर। उसमें प्लेंट राइटिंग, यस सर। रिटन स्टेटमेंट राइटिंग, यस सर। जजमेंट राइटिंग, यस सर। इस फ्रेमिंग ऑफ इशूज एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। यस सर। तो एक चार्ज फ्रेम करने के लिए आपसे कहा जाए, यस सर। तो आप कैसे बनाएंगे? केवल उसका एक वो हमको आप बताइए फॉर्मेट क्या? सर उसमें एक तो पहली बात तो पार्टीज़ के नाम, पहले कोर्ट का नाम डालेंगे, किस कोर्ट में है कोर्ट का नाम, इसके बाद पार्टीज़ जो हैं उसको डालेंगे। इसके बाद
हम इशूज़ फ्रेम करेंगे, चार्जेस फ्रेम करेंगे उसमें, और उसमें चार्जेस फ्रेम कर जब चार्जेस जो है जो मतलब जो फैक्ट इन इशूज़ हैं उसके बेसिस पे हम चार्जेस बनाएंगे कि फैक्ट इशू, और उसमें ये भी देखेंगे कि जो कोर्ट है उसका जुरिडिक्शन है कि नहीं है, उसका भी हम उसमें एक उसमें चार्ज बनाएंगे। नहीं सर, सॉरी सर, उस पर जो इफेक्ट इशू उसके चार्जेस बनाएंगे सर। इस बेरेक्ट में एक सेक्शन 142 है, जरा पढ़िए तो इसको। When they must not be asked, leading question must not be if objected to by the adverse party be asked in examination in chief or in a re-examination except with the permission of the court. इसमें एक वर्ड आ रहा है इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी। Yes. क्या मतलब हुआ इसका? सर लीडिंग क्वेश्चन में अगर कोई पूछा जा रहा है उसमें अगर अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन कर देती है तो वो नहीं पूछा जाएगा, और जब भी सपोज अगर अपोजिट पार्टी एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं करती है Yes, sir. तो इसका मतलब आप चीफ एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके मतलब सर पूछ सकते हैं सर, इसके पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं, चूंकि परमिशन आप तो अगर तो ऑब्जेक्शन आपने थोड़ी देर पहले सर के सामने एक आंसर दिया, तो आंसर को आप रीट्रेट करके बदलना चाहोगे, उसी आंसर पे स्टक रहोगे? सर एज पर दिस सेक्शन इट कैन बी आस्क्ड सर, अगर ऑब्जेक्शन किया है तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को खत्म करके हम पूछ सकते हैं। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्शन इट कैन बी आस्क्ड सर। लीगल कंटेंट पे तो अब जितना एफर्ट था वो लग चुका है, ठीक है, और उसी एफर्ट को तो ये बस इसको एक बार माइंडली रिवाइज करो, रिकॉल करो मॉर्निंग टाइम के अंदर, और पैनिक मत होना। अब जो नहीं पढ़ा है उसको अब मत पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, जो पढ़ा है बस उसी के ऊपर अपनी कमांड बना के रखो, उसी को रखो। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी नेचुरल है, आप आर्मी नेवी के मेंबर हो, अब आप जैसा एक एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट पर्सन आके शिवरिंग करेगा तो कैसे चलेगा? आके जब आप बैठे तो आपका जो लेफ्ट वाला लेग था, वीडियो में देखेंगे तो आपको महसूस होगा एकदम शिवरिंग कर रहा था वहाँ पर, एकदम ना ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा था। नहीं, आपके जैसे कैंडिडेट्स को इसकी आवश्यकता नहीं है, जो बिल्कुल युवा होता है, बिल्कुल जिसका फर्स्ट टाइम इस तरीके से लग रहा है कि भाई उसने पहले कभी कोई दूसरा एग्जाम ही नहीं दिया। आप तो सारे संघर्षों को पूरा एकदम क्या कहते हैं वो तपे हुए हो, क्या है इतने सालों का क्या है, गर्मी के साथ में लोहा पूरा पिघल के मजबूत हो रखा है, इसलिए आपको इस तरह की शेडिंग करने की जरूरत नहीं है। जोर से बोले थोड़ा सा, आपकी आवाज़ बोर्ड तक भी कई बार नहीं पहुंच पाती, वहाँ पे आपको कोई माइक तो दिया नहीं जाएगा, तो इतनी एटलीस्ट आवाज़ जो कम से कम 3 मीटर के दायरे को तो कवर करे ही करे, ठीक है। थोड़ा आंसर इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, कुछ शब्दों को अवॉइड करना है। हम लोग प्रैक्टिकल भाषा में बोलते पर जैसे आपने एक ड्यूटियाँ वर्ड इस्तेमाल कर दिया, ऐसे नहीं करना है ना। हमारी फॉर्मल भाषा में या तो आप हिंदी शब्द में कर्तव्य बोल रहे हैं या ड्यूटीज बोल रहे हैं, है ना, वो बोलते बोलते फ्लो में आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस फ्लो के ऊपर कंट्रोल हमें रखना चाहिए, मतलब ये पर्सनैलिटी की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी मेरा व्यक्तिगत मानना है, शायद बोर्ड भी एग्री करेगा कि आर्मी से जो मेंबर निकल के आता है वो थोड़ा डिसिप्लिन होता है, और कहीं कहीं अदर कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में प्रायोरिटी थोड़ा देने की संभावना भी बन जाती है ना। तो इसलिए आप उस घबराहट को थोड़ा साइड में रखें, एकदम बेझिझक होकर बात करें। कुछ और बातें जैसे फिंगरिंग आपकी जो मूव कर रही है ऐसा मत करो, या तो दोनों हाथ को ऐसे पकड़ लो, देखो सीधा सा तरीका होता है, हाथ को ज्वाइन कर लेना। अब क्या है कि संभावना ही खत्म हो गई, नहीं तो आपकी फिंगर यूं कर रही थी, वो थोड़ी सी अंदर की जो रेस्टलेसनेस होती है ना, उसको दर्शाती है। तो उसमें अगेन आई एम सेइंग कि अपने इस कॉन्फिडेंस को थोड़ा लीड मत पढ़ने दीजिए। और इसके अलावा जैसे कि ऑफिस में सर ने आपसे एक लीडिंग सवाल पूछा और आपने हाँ में हाँ मिला दिया, सर ने कहा भाई आपके ऑफिस में तो इंडियन एविडेंस एक्ट की जरूरत नहीं होती होगी, और आपने बोला इससे ज़रूरत नहीं होती है। आप जो भी तैयार करते हो वो डॉक्यूमेंट होता है कि नहीं होता है? yes. तो करंट के अंदर ट्रायल नहीं चल रही है तो क्या हुआ, वो डॉक्यूमेंट हम क्यों बनाते हैं, वो रिकॉर्ड्स हम क्यों क्रिएट करते हैं? सो दैट इन केस इफ रिक्वायर्ड वी कैन प्रोड्यूस इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दिस इज द पर्पस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहना नहीं है, आप वहाँ पर आपका आंसर ही होना चाहिए कि सर नो डाउट द इंडियन एविडेंस एक्ट इज लैक्स फॉर इट, so it's governed in the court, but sir certainly the document which we are recording and which are maintaining, in case if it required, in case any unavoidable litigation occurred, then in that case it can be produced by virtue of section 64-65 as an evidence, as a documentary evidence mention कर सकते हैं ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो करना, सर ने इंटेंशनली पूछा और आपने हाँ में हाँ मिला दिया,
लीडिंग क्वेश्चन में तो यहाँ पर आप थोड़ा हमें ध्यान रखना है सर किस चीज़ का, कोर्ट क्योंकि- कोर्ट को ध्यान लगे कोर्ट तो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, आपको अपने आंसर में कहना चाहिए कि सर क्योंकि इंडियन एविडेंस में कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए गाइडिंग फैक्टर काम करता है, और मेरा सर वर्क जो है वो पब्लिक ड्यूटी से है, अपार्ट नॉन जुडिशियल वर्क है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि सर अभी हमारे लिए इस इंडियन एविडेंस एक्ट का वो रोल नहीं है, या तो स्पष्ट करो, और नहीं तो थोड़ा सा एक रीजन बताओ कि भविष्य में जो आप कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट तो काम आएंगे इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, एक और सवाल, जेजेबी में मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होती है? आप ये सोचने बैठ गए कि यार सजाओं के तो मैं याद करके आया नहीं, तथ्य कितना होगा? क्या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सजा देता भी है, इम्प्रिजनमेंट देता भी है, रिहेबिलिटेशन करता है सर। मेंशन ही नहीं करता, वो तो कम्युनिटी सर्विस देता है, यस सर, घर भेज देता है, या ज़्यादा से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को बोलता है कि जुर्माना लगाओ, जुर्माना भरो, यस ये होती है, प्रोबेशन का बेनिफिट देता है। यस सर, तो यहाँ पे थोड़ा सवाल एक्चुअली फैक्चुअल नहीं था, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल था। ठीक है, तो इसलिए आराम से अपने लिस्निंग मोड को एक्टिव करो। आई थिंक मुझे ऐसा लगा आपको पता भी था ये बात, कहीं कहीं नई जानकारी थी जेजेपी बोर्ड के बारे में। नहीं, सर। चलिए कोई बात नहीं, रिफॉर्मेटिव थ्योरी का पार्ट होता है ये, Yes, sir. हमें थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। बाकी अभी जो पढ़ा है बस उसी के अंदर दिमाग लगाना, रिकॉल करना, 2 दिन का समय, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, यस हल्का सा रिलैक्स होके जूस में जाओ। देखो एक वो आपकी कहना है, कहाँ लाइन है, सोच सदना है क्या जो भी होगा देखा जाएगा। तो अब तो 2 दिनों के अंदर लास्ट में यही चीज़ मैं आपके करना चाहूँगा कि जो भी हो बिंदास होकर आप जाइए, फेस कीजिए, यस जैसा ईश्वर को मंजूर होगा वही है, लेकिन थोड़ा सा 2 दिन के अंदर पर्सनैलिटी संबंधी कुछ बातें आप इम्प्रूव जरूर करें। राइट, Yes. बाकी वी आर सेटिस्फाइड। Wish you all the best. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you.